हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर रनिंग है ना, चैप्टर नंबर 9, उसका आज अपन पार्ट 4 देखेंगे। अभी तक अपन ने 4-5 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। उसमें आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे। उसका सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले उसका अपने को फिगर, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूरा फिगर नोट बनाना है। फिर उसमें जो भी अपने को गिवन दे रखा है ना, उसको नोट करना है और देन क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो आज भी एक और अपन एग्जाम्पल करेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एटीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, मान लो जैसे एग्जाम्पल नंबर है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक टावर की जो शेडो है, ठीक है, मान लो ये टावर है ना, इसकी जो शेडो है वो गिरेगी, शेडो ऐसे गिरेगी। ठीक है, और ये इसका हो गया बेस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एटीट्यूड, है ना, जो सन मान लो यहाँ पर है ना, उसकी जो शेडो गिर रही है वो कहाँ गिर रही है, यहाँ गिर रही है। बट थोड़ी देर बाद क्या था, 40 मीटर वो आगे जाने के बाद यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री इसका है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री 40 मीटर जाने तक, ये 40 मीटर है। देन जब सूर्य की जो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, फिर इसका एंगल ये कितना बता रहा है, 60 डिग्री, राइट। व्हेन द 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो अपने को क्या फाइंड करना है, ये है देखो, ये 40 मीटर दे रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये पूरा बेस कितना हो जाएगा 40 प्लस x, राइट। देखो क्या है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, A B C एंड D। ठीक है, फिर से देखो पढ़ लो क्या है, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, द शेडो ऑफ द टावर, द शेडो ऑफ द टावर, ये शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड लेवल टू फाउंड भी 40 मीटर लॉन्गर, है ना। फाउंड मतलब उसमें देखते हैं 40 मीटर लॉन्गर उसकी जो शेडो गिर रही है, तो फर्स्ट में जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सन के बीच में बनता है वो कितना 30 डिग्री। देन थोड़ी देर बाद जब सूर्य की जो सिचुएशन चेंज हो जाती है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी 19 कोण। ठीक है, अभी इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ये लेना है ना, क्या है एंगल ऑफ, पता ही है, क्या गिवन है इसमें, थीटा इज इक्वल टू थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री एंड जो है बी सी इज इक्वल टू एच एंड सी डी इज इक्वल टू एच। पता ही है क्या दे रखा है, अपन इस एंगल की बात करें ना, एंगल ऑफ बी सी डी, राइट, एंगल ऑफ बी सी डी, राइट, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो इस एंगल में क्या है, ये एंगल है ना, दिख रहा है, एंगल ऑफ बी सी डी। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, तो इस एंगल में क्या क्या दे रखा है, ये साइड दे रखी है और एक ये साइड दे रखी है ना, तो ये साइड बेस और ये साइड परपेंडिकुलर। तो अपने को पता है जहाँ परपेंडिकुलर दे रखा होता है और बेस दे रखा होता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, है ना, पता है ना ये। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वालों के लिए एल अपॉन के। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको बार बार नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, पी अपॉन बी, थीटा कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है ना, पी कितना है एच एंड बी कितना है ए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन एच अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए नहीं है एक्स, एच अपॉन एक्स,
एच अपॉन एक्स ही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई देन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू एच हो जाएगा, अपने को x निकालना है तो अंडर रूट 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्वेश्चन हम एच अपॉन अंडर रूट एक्स, अरे सॉरी देखो क्या हो गया, एक्स अपने को फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एंगल लेना है अपने को, ये वाला है ना, एंगल ए बी सी दिख रहा है, एंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ दे रखी है तो अपने को लिखना है इन एंगल ए बी सी, क्या वही चीज़ दे रखी है ना, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए सी बेस कितना दे रखा है 40 प्लस एक्स, देखो पूरा ये अपने को पता है, यहाँ पे यहाँ तक ये क्या है 40 और यहाँ से अपन यहाँ x को माना है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेस कितना 40 प्लस एक्स है और हाइट तो सेम है BC है ना, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B है ना। tan थीटा कितना है, थीटा कितना दे रखा है 30, P कितना है H एन ये 40 प्लस एक्स, ठीक है। tan 30 की वैल्यू रख दो अंडर रूट 3 H अपॉन 40 प्लस एक्स की, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, देखो इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है ना। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट 3 का एच से हो जाएगा अंडर रूट 3 एच इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब देखो अपने पास एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है तो यहाँ लिखना है ना, पुट एक्स वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले लिखना है ना, x इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3, एक्स। सेकंड नंबर इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू 40 प्लस एच अपॉन अंडर रूट 3। अब सेम डिजिट वाली एक सेट और वेरिएबल एक सेट, तो अंडर रूट 3h माइनस एच अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 40। अब देखो इधर क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा अंडर रूट 3, फिर देखो अंडर रूट 3 यहाँ पे एक को 1 से डिवाइड, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3h, ठीक है। सही चल रहा है अपन, ठीक है। 3h माइनस का माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से डिवाइड 1 और 1 का मल्टीप्लाई h में करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा h, ठीक है, इज इक्वल टू 40 डिग्री। समझ में आई बात। फिर देखो 3h माइनस h यहाँ पे कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा करो h कॉमन निकाल दो, राइट। अंदर कितना बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 40। देखो एच कॉमन निकालो या नहीं निकालो, सीधा इसको यहाँ माइनस भी कर सकते हैं अपन, यहाँ कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। 3h में से यहाँ 1 लिख दो, 3h माइनस 1h कितना हो जाएगा 2h,
तो अपने पास क्या टर्म आएगी 2h/√3 इज इक्वल टू 40। अब अपने को क्या चाहिए हाइट इधर रहने दो 40√3/2 h इधर रहने दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा h 20√3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक देखो इसमें जो भी है मतलब क्या है कैलकुलेशन थोड़ा रहता है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से होना चाहिए। देखो यहाँ पे 30 की वैल्यू मैंने √3 रख दिया था तो वैसे ही पता चल जाएगा, अगर क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो तो पता चल जाएगा 1 सेकंड में कि कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है अपने को जो वैल्यूज है ये याद रखना जरूरी है ना, कंफ्यूज इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाती है अक्सर। ठीक है कुछ नहीं किया है ना, अपने सबकी वैल्यू जो दे रखी थी वो रखी है और स्टेप बाय स्टेप अपन क्वेश्चन को सोल्व करते गए और देन अपने को फाइंड क्या करनी थी हाइट फाइंड करनी थी। बाय द वे इसका पूरा माइंड निकलो है ना तो कितना होता है 1.73, फिर मल्टीप्लाई करो आंसर निकलो। लेकिन यहाँ तक भी अगर आपने कर रखा है तो इसका कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, सही है। 240 से कट गया 20 टाइम, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका थोड़ा अपने को ध्यान रखना रहता है। ठीक है देखो देख लो एक बार फिर से देख लो क्या क्या इस क्वेश्चन में पूरा। ठीक है चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे अभी एक और। देखो हिंदी मीडियम की बुक में शायद ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है ना, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, नहीं दे रखा है तो हम कैसे करें क्या करें है ना, मैंने बता दिया था इंग्लिश में हिंदी में बोल के भी, और अपने को सोल्व करना है ना। देखो क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता, जो चीज़ आपने गिवन दे रखी वो अगर आपको लिखना आता है अच्छे से तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो एक और एग्जाम्पल देखेंगे अपन अभी। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड इन 15 डिग्री ऑन अ वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 30 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर वेयर 10 15 इज 2 माइनस √3। तो हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ कि क्या कह रहा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है स्तंभ यानी वही चीज़ पिलर, एक पिलर है ये वही पिलर। फिर क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। फिर पिलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 50 डिग्री, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से उसका एंगल कितना है 15 डिग्री है। देन फिर क्या वॉकिंग 100 मीटर जाने के बाद उसका टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री है। ठीक है तो यहाँ पे कितना चला 100 मीटर, इसको अपन x मान सकते हैं, इस पूरे को 100 + x। देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था ऐसा, सेम टू सेम। इसका मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा फिर आपको इसको करना रहेगा। ठीक देखो गिवन दैट अब तो तुम लिख देना तुम्हारे हिसाब से, हाइट ज्ञात करनी है अपने को, हाइट इसकी फाइंड करनी है। ठीक है सबसे पहले एंगल कौन सा लेंगे, एंगल ये वाला। ठीक है हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा tan θ = P/B। ठीक है tan θ कितना है 30, P कितना है h, B कितना है x, 30 कितना होता है 1/√3 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x = √, राइट यही आएगा, यही आएगा। ठीक है देखो थोड़ा फास्ट है समझ लेना क्या है। tan θ अपन इस एंगल की बात कर रहे थे, वो एंगल तो लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल एंगल क्या BCD है ना, तो पता है BCD क्या है, BCD इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है तो अपने को पता है हाइट दे परपेंडिकुलर दे रखा और बेस दे रखा,
पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी अपॉन बी, पी कितना देर का एच, बी कितना देर का एक्स, 30 कितना 1/√3, वो फाइंड करना। नेक्स्ट एंगल फिर कौन सा चलेंगे अपन, ट्रायंगल एबीसी या ट्रायंगल ये एडीसी है ना, बीसी नहीं है, तो पता है अपने को एंगल एडीसी क्या है, ये एडीसी, ये पूरा एंगल इसमें अपने को निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हाइट दे रखी है, ये हाइट और ये इसका पूरा बेस कितना हो जाएगा 100 + x हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान क्या रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, पी अपॉन बी। ठीक है, इसमें tan थीटा जो है 15 डिग्री दे रखा है और पी एच है और ये है तो है ही है, तो घबराने की बात नहीं। 15 डिग्री को मेंशन कर रखा है स्पेशली, वेयर tan 15 इज इक्वल टू 2 - √3। ठीक है, तो इसकी जगह अपने को क्या रखना है, 2 - √3 रखना है, पूरा का पूरा है 2 - √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 100 + x। x की वैल्यू अपने पास है, x को पुट कर देना है सीधा यहाँ। ठीक है, x को पुट करोगे फिर थोड़ा आगे जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 103 है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस पूरे का इस पूरे से मल्टीप्लाई करके देन रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स करना है। फिर देखो सरल है, ज़्यादा कठिन वाली बात कुछ नहीं है ना, थोड़ा तुम भी करोगे तो पता चलेगा कैसे होगा। ठीक है, ये जो अपना अलग चैप्टर है ना आगे वाला, उसमें से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको आगे सोल्व करना है तुमको। ठीक है, थोड़ा खुद को कष्ट दोगे तो होगा, इसके आगे नहीं हो जाएगा, इजी है बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर आगे सेम टर्म बनेगी, फिर अपन उसको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब क्या करना है, हरों का परिमेलन करना और सवाल हो जाएगा सॉल्व बिल्कुल इजीली। ठीक है, समझ में आया बात, इसके आगे तुमको करना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट में ग्रामर का एक टॉपिक लिया था जो हमारा फिनिश हुआ, एक्टिव पैसिव। 8th में तो मैंने 1-2 टॉपिक और करवा दिए थे, नोटिस एंड एप्लीकेशन राइटिंग। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हैं, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। एक तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर। तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी डिफरेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहले मैं मीन्स बता देती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। जैसे हम किसी पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो टॉक आती है जिसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते हैं, वो होता है डायरेक्ट, जैसा मेरा आपसे बात करना अभी। अब इसी चीज़ को हम किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, किसी और को बताते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल टॉक में देख लेते हैं कि कल उसने मुझे ऐसा कहा था, ठीक है। आज की जब हम बात कर रहे हैं तो आज वो मुझे ऐसा बोल रहा है, कल उसने मुझे ऐसा कहा था। तो डायरेक्ट जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, जहाँ पर 2 पर्सन्स की प्रेजेंस होती है, वो डायरेक्ट हुआ। और जहाँ पर बात तो है लेकिन वो जो पर्टिकुलर जिसने वो बात कही, जिसने वो स्टेटमेंट दिया, वो पर्सन वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, उसकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है, वो होता है इनडायरेक्ट, राइट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ बेसिक चीज़ें ये होती है कि जब डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा जाता है, राइट, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता भी देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर होता जाए। He said
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन गो देयर, राइट। ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से वापस अपना कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को जो मैं लिख रही हूँ मैं बोल भी रही हूँ ओरली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सेंटेंस देखा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन गो देयर। अब ये हुआ डायरेक्ट का सेंटेंस, ये है डायरेक्ट का सेंटेंस। इसको हम कैसे पहचानते, इसमें हमने कॉमा भी देखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट भी देखा, राइट। अब आता है इनडायरेक्ट का सेंटेंस। देखिए डायरेक्ट के लिए मैं डी यूज कर रही हूँ और इनडायरेक्ट के लिए मैं आई डी यूज कर रही हूँ, राइट। आप मेंशन कर ले कि डायरेक्ट मतलब डी मीन्स डायरेक्ट एंड आई डी मीन्स इनडायरेक्ट, यस। He said that he could go there. अब देखिए दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, राइट, तो ये डायरेक्ट का हुआ। अब जब हमने इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाया तो हमने यहाँ पर कॉमा इनडायरेक्ट कॉमा दोनों हटा दिए और उसकी जगह क्या यूज किया, हमने दैट कंजक्शन यूज किया जो दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम कर रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा दिया हमने। देन लास्ट में हमने एज इट इज यहाँ फुल स्टॉप था तो यहाँ भी फुल स्टॉप हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, क्लियर, ये बात हो गई। अब हम ये देख लेते हैं कि जो टू पार्ट्स आते हैं डायरेक्ट के, डायरेक्ट सेंटेंस में आपने टू पार्ट्स देखे, पहला आ रहा है ही सेड एंड देन फिर कॉमा, और इनडायरेक्ट कॉमा के अंदर आ रहा है आई कैन गो देयर। तो इन टू पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। इस मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। राइट, अब हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट होता है, क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आप अपनी नोटबुक में इसको मेंशन करते जाएंगे तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉपर्ली समझ में आएगा। जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट है वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, राइट, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसका इनडायरेक्ट का सेंटेंस भी एक देख लेते हैं। इनडायरेक्ट इसको हम कन्वर्ट कर ही देते हैं। ये बेसिक रूल्स बता रही हूँ मैं, इसके बहुत सारे रूल्स है अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा कि हमने एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा था, ठीक है। और अब हम आगे देख लेते हैं। यस, मोहन सेड दैट यस, ये हमारा बना, सॉरी, ये हमारा बना इनडायरेक्ट का सेंटेंस, राइट। अब हम देखते हैं एक और बेसिक रूल्स। अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने ऐसा दे रही हूं
जैसे मोहन says to his mother, comma, inverted comma, the sweets are very good. राइट? अब देखो फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो मोहन सेड वगैरह था, राइट? अब यहाँ पे देखो सेज टू आ रहा है, तो इसकी इस टाइप के जो सेंटेंसेस चेंज होंगे ना वो कैसे होंगे? जैसे सेज टू आया, तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे सेज टू को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो टेल्स हो जाएगा, राइट? अगर यहाँ पर से टू है यहाँ पर अगर से टू है तो वो हो जाएगा टेल, और अगर है सेड टू है तो वो हो जाएगा टोल्ड। अब उसके लिए पीछे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है? ये किस कंडीशन में होगा? अगर खाली दे रखा है कि मोहन सेड तो कोई दिक्कत ही नहीं, मोहन सेड तो नेक्स्ट जब इनडायरेक्ट बनेगा तब भी मोहन सेड ही रहेगा, राइट? और अगर दे रखा है मोहन सेड टू हिज मदर, तो सेड टू है तो सेज टू टेल्स में बदलेगा, सेड टू टेल में बदलेगा और सेड टू टोल्ड में बदलेगा, ठीक है? ये रूल नंबर 2 था। देखिए रूल आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, और एक लास्ट कॉमन रूल जो मैं है बता देती हूँ आपको कि इन कंडीशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा बोला था मैंने? जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है, जो स्टार्टिंग का होता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, आप लिखते जाएं साथ में जो मैं बोलती हूँ, देयर इज नो चेंज in reported speech, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूं मैं। He says they have read the book, राइट? अब मैंने जो पहले बताया था वो रूल और इस रूल में डिफरेंस है। यहाँ पर ओनली सेज है, अगर सेज टू होता तो टेल्स में चेंज होता, लेकिन यहाँ पर सेज ही है तो हम एज इट इज रखेंगे। और क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि से वर्ब है उसके पीछे एस आ गया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट के सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लिख देंगे ही सेज दैट नो चेंज, दे हैव रीड द बुक।
देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको काफ़ी पेशेंसफुल के साथ पेशेंस रख के समझने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मैं इस वीडियो में ड्रॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी अच्छे से डिफाइनली पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने नेक्स्ट वीडियो में कारक के बारे में अध्ययन किया था। सब जो भी टॉपिक आ रहे हैं, क्रिया, क्रिया से कारक, कारक से समास, इन सबका एक न एक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि क्रिया पढ़े तो क्रिया के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे था, कारक के बिना क्रिया संपादित नहीं होती, क्योंकि संबंध भी जरूरी था। तो विभिन्न प्रकार के हमने देखे थे। अब उससे हट करके नया टॉपिक हमारा है जो समास। समास क्या है, समास का प्रयोग कहाँ होता है और समास का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है। अपन बात करें तो समास जो शब्द है, दो शब्दों से, समास दो शब्दों से बना हुआ है, सम धन आस। इन दो शब्दों से समास शब्द बना है और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना शब्द को, जो विभक्ति चिन्हों से, जैसे रसोईघर है ना, रसोईघर जो शब्द है उसके लिए संक्षिप्त में इसको बड़े विग्रह करना है, तो विग्रह रूप में करेंगे तो रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर है, इसको हमें विभक्ति चिन्हों सहित लिखा है, लेकिन समास क्या होता है, शब्द को छोटा रूप प्रदान करता है, विभक्ति चिन्हों को हटा करके सामासिक पद बनाता है। तो रसोई जो शब्द है और घर दो शब्द हैं, तो जो के लिए विभक्ति चिन्ह है उसको हटा देते हैं तो बचता है रसोई घर। इस प्रकार समास में क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनको परस्पर निकट बैठाया जाता है और निकट बैठाने के बाद उनका संक्षिप्त रूप बनाया जाता है। अब रसोई घर के बाद दूसरा देखें अपन, विद्यालय। विद्यालय की बात करें, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसमें भी देख लीजिए। अब समास में दो पार्ट होते हैं। समास में एक तो समस्त पद किसे कहते हैं, रसोई घर जो लिखा है समस्त पद है। समास विग्रह क्या है, रसोई के लिए घर जो विग्रह किया वो विग्रह हो गया। और इसके साथ ही दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। समास में दोनों पद अति आवश्यक है ना, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। अब पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद होगा जो बाद वाला पद होगा। अब उत्तर पद और पूर्व पद से मिलकर के समासिक पद बनता है, तो कहीं पर पहला पद प्रदान होगा तो कहीं पर हमारा दूसरा पद प्रदान होगा। ठीक है, तो अपन मूल टॉपिक पर आ जाते हैं। देखें समास क्या है। समास की बात करें तो समास का अर्थ होता है, समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। अब समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, जहां पर समास होता है, और जहां वर्णों का मेल हो गया वहां पर क्या होगा, संधि होगी। संधि में वर्णों का मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है, लेकिन समास में विग्रह होता है और दो शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर वर्णों का मेल नहीं, शब्दों का मेल होता है। अब समस्त पद, समास में समस्त पद किसे कहते हैं, विभक्तियों का लोप कर लिखा गया पद। जो विभक्ति चिन्ह, जैसे हमने अभी लिखा था रसोई के लिए घर, अब रसोई के लिए घर में रसोई और घर दोनों को निकट बैठा दिया तो समस्त पद बन गया रसोई घर। इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या हो गया, रसोई
अगर हो गया, ये हो गया समस्त पद। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? जो समस्त पद था, रसोई घर या विद्यालय या पाठशाला, जो भी उदाहरण ले लिया जाए, अब जो उसका है उस समस्त पद को विभक्ति सहित लिखना है हमें। जैसे विद्या के लिए आलय, पाठ के लिए शाला, है ना, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, विभिन्न प्रकार के जो भी उदाहरण हैं उनको विभक्ति चिन्हों सहित लिखना है, वहां पर होगा समास विग्रह होगा। अब समास के प्रमुख भेदों की बात करें तो हिंदी में प्रमुख 6 प्रकार के या 6 भेद समास के होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद, प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास, है ना। तो इनको प्रमुखता एक एक करके अपन बात करेंगे। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास क्या होता है? इस समास का पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होगा? अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? वे अव्यय उसे कहा जाता है, अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसे शब्दों पर अपन लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि घोड़ा तेज दौड़ता है, उसके लिए तेज की जगह हम धीमा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसकी स्थिति को बदल देगा, गति को बदल देगा। इसीलिए यहां पर हमें क्या प्रयोग हुआ? अव्यय भाव में क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय के कारण अविकारी शब्द होता है, उस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द। और विकारी की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द थे। ठीक है, तो अव्यय शब्द या अव्ययभाव समास होता है। इस समास का पहला पद अव्यय, उस पद का रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। तो समस्त पद और उसका विग्रह यथासंभव, जैसा संभव हो, है ना। आजन्म, जन्म से लेकर प्रत्येक, हर एक, यथा समय, समय के अनुसार, आमरण, मरण तक, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। इस प्रकार ये अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि इसमें वास्तव में यथा समय, यथा जो शब्द है अव्यय है, आजन्म, जन्म से लेकर, है ना, प्रत्येक, हर एक, यथा समय, यथा, आमरण, मरण तक, ये जो कुछ शब्द हैं, उदाहरण हैं जिनके माध्यम से अव्ययभाव समास इनमें है। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इस समास में पहला पद गौण होता है, अर्थात मुख्य नहीं होता, दूसरे पद ही प्रधान होता है, दूसरे पद को महत्व दिया जाता है। इस समास में पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति, क्योंकि देखो अव्ययभाव में क्या था? पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। यहाँ कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जितने भी कारक हैं 6 प्रकार के, उनके कारकों का लोप इस समास में होता है। पहला है, इसके आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय या सभी को प्रिय, शरणागत, शरण को आया हुआ, कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्ण तत्पुरुष में क्या होगा? से चिन्ह का लोप होगा, हस्त से लिखित, हाथ से या हस्त से लिखित, बाणाहत, बाण से आहत। इस प्रकार तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या होता है? के लिए चिन्ह का लोप होता है, संप्रदान के लिए, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, बालामृत, बालकों के लिए अमृत। इस प्रकार यह संप्रदान तत्पुरुष हुआ। फिर अपदान तत्पुरुष समास, इसमें से पृथक, उसमें से कारण से साधन के रूप में था, तो यहाँ अपदान से पृथक होने के लिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, विभिन्न प्रकार के उदाहरण अपन बना सकते हैं। तो संबंध तत्पुरुष में का के की चिन्हों का लोप होता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, राजमाता, राजा की माता। फिर अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्हों का लोप होता है, जलमग्न, जल में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार कुछ उदाहरण हैं दिए हैं। और जिस प्रकार इनके तत्पुरुष समास के कुल कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं।
कौन कौन से दो, एक तो संबंध कारक, दो को छोड़कर कर्ता और संबोधन दो। कर्ता कारक का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष समास में कहीं पूछ लिया जाता है कि कौन से कारक का प्रयोग नहीं होता तत्पुरुष समास में, तो कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा 6 प्रकार के कुल कारक हैं जिनका प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। दो आपके समास की परिभाषा और इसके 2 पार्ट तक क्लियर कर ले। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नया पार्ट बनाएंगे जिसमें आगे जितने बचे हुए जो पार्ट हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। अपना लेसन नंबर चल रहा था 6, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और उसके या उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट की बात कर रहे थे अपन। तो केमिकल रिएक्शंस अपना चल रहा था टॉपिक, और उस टॉपिक के अंतर्गत अपन ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं बैलेंस वो सीख लिया था। राइटिंग केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स पढ़ लिए थे, है ना, और रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे अपन। और उस रिएक्शन के टाइप्स में अपना टॉपिक चल रहा था जो रिएक्शन का टाइप्स, उसके अंतर्गत अपन ने कुछ टाइप्स पढ़ लिए भी थे। रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो चल रहा था अपना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके अंतर्गत अपन ने 3 रिएक्शन पढ़ ली थी। एक तो क्या पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, संयोजन, जोड़ना। दूसरा क्या पढ़ा था, डीकम्पोजिशन या डीकॉम्बिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, वियोजन या टूटना। संयोजन मतलब जुड़ना, 2 चीज़ों को जोड़ देना। ये टूटना, एक चीज़ को तोड़ के 2 बना देना, है ना। जैसे चौक तोड़ दी 2 बन गई, ये वियोजन में आ जाएगा। ये 2 टुकड़े जोड़ दिए, ये संयोजन में आ जाएगा ना। तो कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन पढ़ लिया था। तीसरा पढ़ा था अपन ने डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत 2 बातें कर ली थी अपन ने। एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन की रिएक्शन अपन ने पढ़ ली थी खूब सारी, है ना। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में कराई थी, है ना। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन, अपनी जगह से हट जाना। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे अपन, तो ये सारी चीज़ें अपने हो गई थी। अपन डबल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पे आ चुके थे, और उसके अंदर भी एक या एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व कर लिया था। और एक लास्ट जाते जाते क्या लिखा था, न्यूट्रलाइजेशन, आपको याद हो तो जाते जाते एक रिएक्शन अपन ने न्यूट्रलाइजेशन की लिख ली थी, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि इट इज ऑल्सो है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसके अंदर भी 2 कंपाउंड टूट रहे हैं और 2 नए कंपाउंड बन रहे हैं ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे अपन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हो जाएगा उसके बाद अपन आएंगे कैटलिस्ट के टॉपिक पे ना। कैटलिस्ट क्या है ये भी समझाऊंगा आपको, लेकिन पूरी तरह से समझे उससे पहले मैं आपको कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बता दूं। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जो किसी को जगाते हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उस रिएक्शन को कराने वाले, है ना, ऑन सेल्फ वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज बने रहेंगे। वो अपने आप में कोई परिवर्तन या चेंजेस नहीं लाएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा तो उस काम को वो करवा देंगे। तो कैटलिस्ट एज लाइक अ टीचर, क्या है, कैटलिस्ट एज लाइक अ टीचर। कैटलिस्ट एक टीचर की तरह होता है। कैटलिस्ट एज लाइक अ ब्रिज, कैटलिस्ट एक पुल की तरह होता है, एक ब्रिज की तरह होता है। ब्रिज कहीं नहीं जाता, लोग इधर से उधर जाते हैं ना, तो वो इधर वाले को उधर करता है, उधर वाले को इधर करता है, वो काम करवा देता है, लेकिन वो अपनी जगह पे स्थिर है। उसी तरह टीचर, बच्चों को पढ़ाना, एग्जाम दिलाना, पास कराना, पास होना, ये सब टीचर का काम नहीं है, ये बच्चों का काम है, लेकिन टीचर इन सब में सहयोग देता है। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको पढ़ाने के लिए उसको मोटिवेट करेगा, तो बार बार मोटिवेट करना, बार बार उसको सिखाना, बार बार उसको समझाना, ये सारे काम टीचर के। तो वो कैटलिस्ट का काम है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन नहीं हो रही है तो उस रिएक्शन को करवा देगा, बट रिमेन अनचेंज्ड, वो बिना चेंज हुए करवाएगा, वो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वो कैटलिस्ट है। उसके प्रकार भी हैं, कई सारे पढ़ेंगे अपन, लेकिन उससे पहले अपन डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं।
क्या चल रहा था आपका टॉपिक? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब क्या हो गया? दो चीज़ों का टूटना और दो का नए बनना। जैसे कल बताया था मैंने आपको, एक रिएक्शन लिखवाई थी HCl + NaOH, ये आपका क्या हो गया? क्षार। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? एसिड। फॉर्मूला किसका है? एसिड का। लेकिन कौन सा फॉर्मूला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब। ये क्या है? बेस है, क्षार है। कौन सा क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी भी पीछे OH हो तो उसको प्रोनाउंस करने के लिए क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम के पीछे है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे KOH होगा तो K मीन्स क्या? पोटेशियम, पीछे हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पीछे OH जो है वो उसका प्रोनाउंस हमेशा हाइड्रोक्साइड होगा। आगे जो मेटल या आगे जो लगे हुए हैं उनका प्रोनाउंस अलग से कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है? मैंने आपको बता दिया था क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके फॉर्मेशन पढ़ेंगे अपन, आपको बता चुका हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी बताया था मैंने आपको। नमक को पानी के अंदर घोल दो, NaCl + H2O, है ना, तो क्या बन जाता है? NaOH। बताया था ना, NaCl + H2O, ऐसे बताया ना, NaCl + H2O, तो क्या बन गया? NaOH + Cl2 + H2। ये अभिक्रिया हुई थी ना, तो Na जाके OH से जुड़ गया तो ये बन गया, इसमें से H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, है ना। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, साबुन बनाने का सोडा। इससे घरेलू साबुन बनता है, लोग बनाते हैं घर पे, तेल के अंदर, है ना, वसंपति तेल आता है, उस तेल के अंदर ये सोडा डाल देते हैं, फिर हिलाते रहते हैं डंडी से, तो उससे क्या है? साबुन जमता रहता है। उसको फिर कई जगह रख देते हैं तो 2-4 दिन में बिल्कुल टाइट जम के साबुन की तरह निकल आता है। तो वो आपका घरेलू बनाना, साबुन बनाने की विधि है। तो इसमें अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करें, क्या होगा? Na जाके Cl से जुड़ गया, या H जो बचा वो OH से जुड़ गया, तो क्या बन गया? NaCl + H2O, लवण और जल। तो क्या सीखने मिला? ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये पूरा टूटे, आधा वाला इधर से जुड़ा और जो बचा हुआ था वो भी इसके वाले से, टूटने वाले बचे हुए से सिरे से जुड़ गया। तो मतलब 2 टूटे और 2 नए बने। उसमें क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक टूटा और उससे जुड़ा, जो बिल्कुल टूट के अलग निकला था वो अपने आप में अलग रहा था, वो किसी से जुड़ा नहीं था। ये आपका क्या होगा? टूटे वाला भी जुड़ रहा है, बच्चा कुछ भी नहीं है, नए 2 बन रहे हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं हमेशा क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ये बात ध्यान रखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया है, लेकिन इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट के तौर पे नहीं पढ़े, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा है। लेकिन ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया है ना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण की कहलाएगी? ये वाली नहीं, कौन सी वाली? अम्ल और क्षार वाली। कोई सा भी अम्ल हो सकता है, कोई सा भी क्षार हो सकता है। जैसे KOH + H2SO4 कर लिया तो क्या बन गया? K2SO4 + H2O, तो ये भी लवण और ये जल है। तो हमेशा ध्यान रखना, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होगी वही आपके क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसा नहीं HCl और NH वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाए, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस डबल विस्थापन में, द्विविस्थापन के अंदर समझाइए, या डिस्प्लेसमेंट के डबल डिस्प्लेसमेंट समझाइए। लेकिन ये क्या है? अम्ल और क्षार का उदाहरण मिल गया इसलिए समझा दिया था मैंने आपको, इजीली याद भी हो जाती है, क्योंकि ये यहीं भी काम आएगी और इसमें भी काम आएगी, तो एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा देते। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे उतना बेनिफिट है ना, फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए। जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन करेगा? तो फॉर्मूले अधिक से अधिक याद करने हैं, है ना। तो फॉर्मूले याद होंगे तो ही रिएक्शन होगी। जैसे लिख दिया BaCl2 + H2SO4,
ठीक है, BaSO4 प्लस HCl, ठीक है, यह अभिक्रिया हो गई। क्या लिखा, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बेरियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो उसमें क्या हो रहा, ये एक यौगिक, ये एक कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, फिर दो नए कंपाउंड बन गए ना। तो क्या हुआ, एक कंपाउंड टूटा और दूसरे कंपाउंड से जुड़ा, Ba जाके SO4 से जुड़ा और H जो अलग निकला था वो HCl से जुड़ गया, तो HCl बन गया। तो यहाँ 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए ना। तो ये क्या हो गया, दो चीज़ें टूटेगी, दो नई चीज़ें बनेगी ना। तो ये आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जितनी रिएक्शन याद करो, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, एलिमेंट और या मेटल विथ एसिड की रिएक्शन करा दो, उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मूले से ज़्यादा याद करना पड़ेंगे, तब जाके डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो पाएगी। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल आप ज़्यादातर याद कर लेंगे, पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उनको याद करना है। फिर अपन बात करते हैं एक नई चीज़ की, जो रिएक्शन के अंदर अपना बच गया था, लास्ट टॉपिक है ना। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। एक 5वां और अंतिम टाइप जो बचा हुआ आपका है ना, लास्ट टाइप, वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है रिएक्शन का, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये अच्छी तरह समझना है। इसी चीज़ को आगे जाके अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, रेडॉक्स रिएक्शन समझाइए, और अपन ने समझ ली थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो कई सारे बच्चे जान नहीं पाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन था और रेडॉक्स क्या थी। तो इसी को अदर नाम में रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का असली मतलब क्या है कि एक एलिमेंट्स या एक फॉर्मूला या एक यौगिक अपना एलिमेंट्स को त्यागेगा, दूसरा उसको ग्रहण करेगा, है ना। एक लेने वाला होगा, दूसरा उसको देने वाला होगा। जब तक लेने वाला नहीं होगा, देगा किसके, कोई देने वाला, और जब तक देने वाला नहीं होगा तो कोई लेने वाला कैसे लेगा। तो दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, लेना और देना, ये साथ साथ में चलता है हमेशा। तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन रिएक्शन के तौर पे समझेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी को एलिमेंट को O2 से जोड़ना, ऑक्सीडाइज करना, है ना, O2 से जोड़ना। अगर O2 निकल रहा है, ऑक्सीजन निकलना, O2 मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन से जोड़ना, ऑक्सीजन निकलना। जब निकलेगा ऑक्सीजन तो कहलाएगा रिडक्शन, जब जुड़ेगा ऑक्सीजन तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें कई सारे टाइप्स आएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर ही बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। Good morning, students. Now we again resume with our class economic growth and development. As I had told in my previous class that you should just read this so that you can get the idea very clearly. मैंने कल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आपने अलग अलग चीज़ बता दी थी। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी राष्ट्र की जो इनकम होती है, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ऑलवेज इंक्रीजेज, नाउ दैट इज ग्रोथ. We always have increase in industry, we always have new ways of income, that is growth. But how much we are able to spend that surplus for our citizen is known as development. ठीक है, चलिए. Now let's move on. Countries which have higher income, जिन देशों की इनकम ज़्यादा होती है, are considered to be more developed as compared to countries with lower income. अब आप सीधा क्या देखते हो कि इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वो जो उसकी तुलना जब कम इनकम वाला उससे करोगे तो उसको ऊपर रैंक में रखा जाएगा.
अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने क्लास में कहा था कि अगर इफ अ पर्सन इज अर्निंग 1 लाख रुपीज़ और ही इज स्पेंडिंग 99,000, 99,000 खर्च कर देता है, तो बचता कितना उसके पास? ही इज सेविंग ओनली 1,000। जबकि एक 10,000 कमाने वाला आदमी इफ ही इज स्पेंडिंग 5,000, 5,000 खर्च करता है, तो उसके पास बचता कितना है? 5,000। सो रिमेंबर, द पर्सन अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ इज नॉट सपोज टू बी मोर prosperous in comparison to person earning 10,000, because all prosperity comes from saving. Now saving means the person earning 1 lakh is saving 1,000 and person earning 10,000 is saving 5,000. So person who saves more is considered to be more prosperous. ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल को देख करके that is okay, but what he has in his hand वो चीज़ ज़्यादा गिनी जाती है। मोर इनकम मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स टू फुलफिल ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। अब जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसका खर्चा ज़्यादा कहाँ होता है? उसका खर्चा ज़्यादा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स। वो अपनी ऐश्वर्य में, वो अपने आराम में ज़्यादा पैसा खर्च करता है। सो एज डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, हर एक राष्ट्र की जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, दैट इज डिफरेंट। दस टोटल इनकम इज नॉट सुटेबल क्राइटेरियन टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस। तो आप किसी भी राष्ट्र की नेशनल इनकम के आंकड़े को देख करके आप ये नहीं पता चला सकते कि उसका कितना फ्लोरिश होगा। मैंने आपको बताया था ना, बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, फ्रांस इज मच मोर स्मॉलर कंट्री देन इन इंडिया। इंडिया की नेशनल इनकम टोटल देखे तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस में होगी और फ्रांस की कम होगी, बट उनकी पॉपुलेशन भी तो कम है और हमारी पॉपुलेशन इमेंस है। सो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू इनकम फैक्टर। सॉरी, बाय कंपेयरिंग टोटल इनकम, अगर आप टोटल इनकम से कंपेयर करते हो, वन कैन नॉट डिटरमाइन द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन। आप एवरेज पर्सन की इनकम नहीं बता सकते। आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तक जाना होगा। आप शहर में खड़े होकर कि किसी बंगलों के सामने खड़े होकर के एक आदमी जो खड़ा हुआ है उसके घर को देख के बताओगे भाई इंडिया तो बहुत समृद्ध कंट्री है, दैट इज नॉट फेयर। आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी विलेज में जाना होगा। वहाँ पर यू विल हैव टू know that what basic facilities are provided by government, कि उसको कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। वहाँ से आप बता पाओगे कि कोई कंट्री कितना प्रॉस्परस है या नहीं है। सो वन कैन नॉट डिटरमाइन द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन, देयरफॉर एवरेज और पर कैपिटा इनकम इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। इसीलिए किसी भी देश को आपको ये देखने को कितना डेवलप है, कितना समृद्ध है, तो उसकी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू नो व्हाट द पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट पर्सन इज, एंड then you can just you can take the you can say estimate that how the economy is prosperous or is underdeveloped along with the changing time। जैसे समय से बदलता जा रहा है। अब यहाँ पे देखना, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय जो आपकी इनकम है वो बढ़ रही है, और पर कैपिटा इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। आपकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों डेवलपमेंट हो? बिकॉज विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन सब में बदलाव हो रहा है, तो आप डेवलप हो रहे हो। अच्छा, डेवलपमेंट का मतलब क्या कि आज से 20 साल पहले, बिफोर 20 ईयर्स, आप कोई भी चीज़ बाजार में खरीदने जाते थे, सपोज यू वेंट टू मार्केट टू परचेज शूज, देयर आर ओनली 1 or 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शंस फॉर यू, अलग अलग कंपनी के। बट नाउ राइट नाउ व्हेन यू गो टू मार्केट यू कैन सी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन फॉर दिस कंपनीज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अब प्रोडक्शन बढ़ गया है, क्वालिटी अच्छी हो गई है, कंपनीज बढ़ गई है। सो दिस इज डेवलपमेंट। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट एंड इवैल्यूएट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ नेशन, बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सुटेबल अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन। आप इनकम से उसका एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि 1 लाख रुपए कमा रहा तो मतलब तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं, जिसकी सेविंग्स ज़्यादा है। When we see the personal ambition and target, अब यहाँ पर देखना आप लोग मेन चीज़ कि हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। We find that people not only desire good income, केवल पैसा नहीं चाहिए उनको, पैसे के साथ क्या चाहिए उनको, उनके एम्बिशंस क्या है, बट दे ऑल्सो वॉन्ट द सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहिए उनको। ना सुरक्षा किस में? सुरक्षा के लिए आपके लिए पुलिस है, आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ है, राइट। आपकी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए स्कूल्स बनाए जाए सो दैट आपका रैशनलिज्म डेवलप हो, ये उसमें आते हैं। देन रिस्पेक्टफुल एंड इक्वल बिहेवियर, ये सिविलाइजेशन का पार्ट है। ये कब होगा? जब आपको शिक्षित होंगे, एक अच्छे समाज में, सुरक्षित समाज में रहोगे। एंड फ्रीडम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आज़ादी। अब
अब इकोनॉमी के अंदर आज़ादी कब होगी? जब आपके पास में पैसा होगा। अगर आप किसी व्यक्ति के पास में गुलामी कर रहे हो, देन यू डोंट हैव फ्रीडम। आप उससे पैसा ले लोगे, दैट मीन्स क्या होगा कि यू गिव मी वर्क, ओके, देन आई विल गिव यू द वर्क, यू गिव मी मनी। तुम मुझे काम दो, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें काम दूंगा, एंड हैंस द बॉन्ड इज ओवर। ये यही काम खत्म हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे यहाँ पे काम करो इसलिए ये काम करना पड़ेगा। नो, इट्स रॉन्ग। सो ये फ्रीडम, देयरफॉर इनकम इज नॉट ओनली रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। केवल इनकम से आप पता नहीं लगा सकते। अ डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर, एक बहुत ही अच्छा विकसित सामाजिक ढांचा, एंड गुड एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड मेयरली बाय मनी। केवल आप ये पैसों से नहीं लगा सकते। जब तक एक सिटीजन का सर्वांगीण विकास 360 डिग्री डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक पैसे से आप अपनी सुख सुविधा खरीद सकते हो, पैसे से आप तमीज़, आज़ादी, सम्मान नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए एक वातावरण, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इट वॉज कंसिडर्ड दैट इफ देयर विल बी इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि अगर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी, देन सिटीजन विल बी मोर सेटिस्फाइड, कि अगर देश की इनकम बढ़ेगी तो जो देश के नागरिक है वो बहुत संतुष्ट होंगे। नो, इट इज़ रॉन्ग। ग्रेजुअली इट वॉज फेल्ट दैट इवन आफ्टर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, की राष्ट्रीय इनकम बढ़ने के बाद भी इट इज़ पॉसिबल दैट सिटीजन्स में लेड एन इन्फीरियर लाइफस्टाइल, कि वो एक अंतर्मुखी जीवन शैली का निर्वाह करेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो अमेरिका इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अमेरिका को बहुत बड़ी सिविल वॉर लड़नी पड़ी थी, गृह युद्ध लड़ना पड़ा था। जो अफ्रो अमेरिकन से जो अफ्रीका से गए हुए थे, उनको वहाँ पर अपनी पोजीशन को गेन करने में बहुत समय लगा था। अब जाकर के वो सेटल हुए हैं, है ना। सेम इज कंडीशन विद साउथ अफ्रीका। सो नाउ इट इज़ बिलीव्ड दैट जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव। अब आपका केवल आर्थिक विकास ही आपका उद्देश्य नहीं है। आप क्या विकास चाहते हो, बट अलोंग विथ इट सोशल, पॉलिटिकल एंड ऑल अदर स्फेयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ शुड बी डेवलप्ड। और इसके लिए कौन काम करता है? इसके लिए काम करती है नेशंस की गवर्नमेंट, बाय एस्टैब्लिशिंग स्कूल, कॉलेजेस, प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़। ये सब ट्रेनिंग होता है, स्किल डेवलपमेंट। अब जब आज हम हमारा सिलेबस देखते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सिलेबस के अंदर हम देखते हैं कि आज कोर्स चेंज हो गया, तो ये कौन सा पार्ट है? बिकॉज वी इंक्लूड मॉरलिटी। हम देखते हैं कि ये पार्ट पढ़ाने से हमारा मॉरल डेवलपमेंट होगा। वी स्टडी अवर हिस्ट्री। हम कहाँ पढ़ते हैं? बाकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे? नहीं पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री तभी पढ़ेंगे जब हमारा कोर्स का पार्ट होगा, सो दैट वी कैन फॉलो, वी कैन अंडरस्टैंड आवर रिच हेरिटेज। तो ये सब एक सोचा समझा काम होता है। Along with economic growth, the process of positive change in quality of life and other spheres is referred to economic development। तो आर्थिक विकास कैसे कहते हैं कि हमारे जीवन शैली के अंदर सभी तरह का बदलाव, हम सभी दिशाओं में, केवल आर्थिक रूप से नहीं, एक अच्छे नागरिक बन करके, अपने निर्वाहन करके, अपने आर्थिक गतिविधियों का निर्वाहन करके, हमारे मॉरल डेवलपमेंट कर करके, ये सब जब गुण हमारे अंदर विकास होंगे, दैट इज़ नॉन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाकी ग्रोथ तो आप वैसे ही कर रहे हो। अगर आपके पिछले साल जो सैलरी थी, इस साल वो सैलरी बढ़ेगी, ग्रोथ तो होगी, बट डेवलपमेंट कैसे होगा कि एक वातावरण, सुरक्षित वातावरण होगा जहाँ हमारे एक दूसरे के लिए वी विल हैव रिस्पेक्ट, वी विल हैव रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम। ये सब जब होगा, दैट विल बी अ ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो टुमारो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन सिंगल टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आज जो पढ़ाया उसको आप समझें और उसको लर्न करने की कोशिश करें। टिल देन, गुड बाय। सोमलक बांध हो गया था, अपने आसपास के देखो जाखम हो गया, माही हो गया, ये छोटे मोटे बांध है वो याद है। अब है मेजा बांध। मेजा बांध है बिलवाड़ा। बिलवाड़ा जिले के मांडरगढ़ तहसील में मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध है। अब इसमें याद क्या रखना है? पहले तो यही हो गया नक्शे में मेजा बांध कहाँ आता है, पहला, ठीक है। दूसरा, मेजा बांध किस जिले में आता है? बिलवाड़ा में। और कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर, ठीक है। और नहर और मत्स्य पालन के लिए इसका विकास किया गया। अब है सिद्धमुख परियोजना। ये राजस्थान के बाहर की है, पर राजस्थान के लिए ही बनाई गई है। रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर व हनुमानगढ़ की नहर
भादरा तथा चूरू जिले के तारानगर व राजगढ़ तहसील के 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए इस लक्ष्य का परियोजना सिद्धमुख परियोजना। अब है नर्मदा परियोजना। ये बड़ी परियोजना है, सबने सुना है, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के जॉइंट में बनाई गई है, परंतु इसका लाभ राजस्थान को भी दिलाया गया है, क्योंकि एक नहर जो पेयजल और सिंचाई हेतु राजस्थान को भी दी गई, जो जालौर और बाड़मेर राज्यों को जल आपूर्ति की जाती है। ये सरदार सरोवर बांध है, गुजरात में सबने सुना है सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना। वहां से नहर गुजरात से ऊपर की तरफ बाड़मेर और जालौर के लिए ये नहर लाई गई, यहाँ सिंचाई। अब जवाइन बांध परियोजना, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कह सकते हैं अपन। पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी की सहायक अंडरलाइन करेंगे जवाइन पर एरिनपुरा पाली में बांध बनाया गया है। इसमें 176 किलोमीटर नहर निकास कर पाली और जालौर को सिंचाई उपलब्ध कराई। तो जवाइन बांध कौन से 2 जिलों में सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है? पाली और। अब पांचना बांध, यह है करौली में। कहेंगे अगर राजस्थान में कोई मिट्टी का अगर बांध कोई है तो वह है पांचना बांध, करौली जिले में है। बुढ़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भेसावर तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है, जिससे टोड़ा, भीम, हिंडोल, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे राजस्थान में कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? तो पांचना बांध कहाँ है? करौली जिले में। उपयुक्त परियोजनाओं के अलावा लगभग 40 लघु परियोजनाएं और भी क्रियान्वित है। इसके अलावा भी छोटी मोटी है, बहुत सारी हैं, जिसका नाम इसमें नहीं आया। जैसे अपने छोटे मोटे गिने अपने डाया बांधे, ठीक है ना, जेसमन है, नहरें निकाली गई, वो झील में गिनी जाती है बांध में, पर फिर भी इसी परियोजनाएं बहुत सारी हैं जो वैसे भी आ जाएगी, जैसे उसमें तालाब या झीलों में हम पढ़ेंगे। अब ये तो हो गई बांध परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कंप्लीट हो गई है अपनी। अब है जल संरक्षण, अगला टॉपिक क्या है अपना? जल संरक्षण। प्राचीन काल से बांध परियोजना तो 1947 में आजाद होने के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना शुरू करी, और उससे पहले राजा महाराजाओं द्वारा, ठीक है, उससे पहले भी क्या किया जाता था? पानी को नदी में रोकने के लिए पानी को झीले और तालाब, कुएं, देखो मुख्य क्या थी? झीलें थी, तालाब थे, कुएं थी या बावड़ियां, इनका निर्माण किया जाता था। और राजस्थान में अधिकतर अपने पढ़ेंगे उसमें जो दोहरा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, छोटे मोटे वो अपन पढ़ेंगे। बाकी मुख्य जो राजस्थान में आता है झीले, तालाब, कुआं और बावड़ी, ठीक है। बावड़ी राजस्थान में अधिकतर मुख्य है। और क्यों किया जाता था सबको ही पता है। जैसे मानसून के समय, वर्तमान में जैसे भी मानसून चल रहा है, नदी तालाबों में फुल पानी भरा रहता है। जैसे ही मानसून खत्म होता है 2-3 महीने तक वो पानी रहता है और नदियों में पानी बहता रहता है। 3-4 महीनों बाद वो नदी में पानी खत्म हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है? धीरे धीरे समुद्र में मिल जाता है, तो वो पानी किसी के यूज में नहीं आता है। इसी उद्देश्य को, इसी पानी को काम में के लिए पूरे वर्ष भर, बाकी के महीने तो सूखा ही रहना पड़ता है, तो उस पानी को काम में लेने के लिए तालाबों और झीलों का निर्माण किया जाता है प्राचीन, ठीक है, जल संरक्षण में। बाकी अभी बांधों का निर्माण किया जाता है। अभी वर्तमान में देखा है तो नदियों में भी बीच में इंडिकेटर बना दिए गए हैं, जिससे पानी स्टोर रहे और गर्मी के दिनों में वो पानी काम में आए। अब इसमें थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं अपन। जैसे मानसून काल में अतिरिक्त जल बांधों, तालाबों, झीलों और छोटे जल स्रोत में इकट्ठा करके इसे वर्ष शेष भाग में प्रयोग किया जा सकता था। भारतीय परंपरा के अनुसार जल को अमृत के समान माना गया। जल संसाधन के प्रति संवेदनशीलता के कारण ही देश के शासकों, सेठ, साहूकारों तथा आम नागरिकों ने गांवों और नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब, आम नागरिकों तथा झीलों का निर्माण कराया। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता खुदाई में भी कुंड, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, कूप, नहरों के साक्ष्य मिले हैं।
कुंड, कूप और नहरों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो अपन ने पढ़े थे अफगानिस्तान में मिले थे, वहाँ साक्ष्य मिले थे। कुंड और कूप के अपने या हड़प्पा और इन क्षेत्रों में भी मिले थे, जो पंजाब और राजस्थान का जो क्षेत्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकोटों तथा बांधों का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ये है गुजरात में बनी हुई जूनागढ़। अब राजस्थान में जल संरक्षण प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी और सूखे की आशंका यहाँ हमेशा बनी रही। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा शाहकों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाड़ी अंडरलाइन करेंगे, कुई तथा जोहड़ों का निर्माण कराया गया। ये मैंने बोला था ना, राजस्थान में भी ऐसी बहुत सारी चीजें मुख्यतः ही है, जैसे बावड़ी, कुआं, तालाब और झील ही है 4। इसके अलावा राजस्थान में जो निर्माण किया जाता था बावड़ी के वाला, झालर, नाड़ी, कुई, जोहड़ो, ये अंडरलाइन करना। जोहड़ो मतलब जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ के कुओं को जोहड़ो कहा गया। ये अलग अलग क्षेत्रों में नाम लिए जाते हैं, बाकी होता वही है। साथ ही छोटे बड़े बांध, खड़ी, एनीकेट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। खड़ी जैसलमेर में क्या किया जाता था है, जब रेत होती है, रेत के नीचे होती है चट्टान, तो ये क्या है, थोड़े खिसका के उसको एक नदी जो पानी आता है वो उसको स्टोर करते हैं, जहाँ पर गर्मियों के दिनों में उनके पानी वो काम में आ सकता है। मिट्टी से या ऐसे रेत से उनको बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम परंपरागत जल स्रोत जो भी हैं, बावड़ी, कुएं, झीलें, ये नाड़ी, ये जोहड़, जो भी क्या है सारे हम, ठीक है, आज के लिए। और नहीं समझ में आए तो दोबारा समझाएंगे, ठीक है।